दे वेर मेड बाय देम हुम यू कॉल द एलियंस। डिस्ट्रिक्ट में 5-10 केस होते थे, उससे ज़्यादा कैंसर के केस नहीं होते थे। आज आप अपने 100 रिलेटिव्स के नाम लिख लीजिए और उसमें से 20 से 25 घरों में कैंसर है। जड़ को ठीक करने की बजाय पीले पड़ते पत्तों को आप निकालते जाओ। जैसे एक जगह ऑर्गन में हुआ, वो ऑर्गन निकाल दिया, दूसरे ऑर्गन में हुआ, वो ऑर्गन निकाल दिया। कितने ऑर्गन निकालोगे एक शरीर में से? लोग हमारे यहाँ प्राय प्राय उठते के साथ, कई लोग तो बिना ब्रश किए और कई लोग ब्रश करके सबसे पहला चाय का कप पकड़ते हैं। जी जी जी। मैं उन सबको प्रणाम करके, नमन करके रिक्वेस्ट करता हूँ, ये घातकीपना अपने शरीर के साथ न करे। उससे अच्छा तो नागिन को चुम लो। प्रकृति के साथ आदमी जीते जीते प्रकृति से डेविएट हुआ, उसे वापस प्राकृतिक जीवन की ओर ले जाए वो प्राकृतिक चिकित्सक। देवता, राक्षस, किन्नर, गांधर्व, थे, इनको हम बड़ी भूल से ह्यूमंस मान लेते हैं। हम्म। बहुत पैसा दे के कॉफी की मेडिसिनल वैल्यूज बनाई गई है। Woof woof. Welcome to GanaCast. This episode is largely in Hindi. आज मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जिग्नेश शेहलत से। ये एक नेचुरोपैथ हैं और लंबे समय से हार्टफुलनेस प्रैक्टिशनर और ट्रेनर। तो सबसे पहले तो आजकल बहुत सी पथीज़ हैं, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है। तो अगर हमारे लिसनर्स को नेचुरोपैथी का ज्ञान नहीं हुआ तो ये है क्या? प्राकृतिक चिकित्सा माने प्रकृति की जो तत्व है उसका उपयोग करके उसकी चिकित्सा करना। जैसे आपको हवा का यूज़ किया, प्राणायाम वगैरह का यूज़ किया, आसंस का यूज़ किया, मिट्टी का प्रयोग किया, पानी का प्रयोग किया। हमारी आज़ादी के टाइम पे जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रिवलेंट थी वो ये थी कि आदमी एक बार एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में गया, वो उतना सीख के आया कि वो फिर अपने अंत तक हेल्दी रह पाएगा। उसे वो केंद्र नहीं, प्राकृतिक चिकित्सकों को भी फिर नहीं मिलना पड़ेगा। वाह। ये आइडियोलॉजी थी। वन टाइम विजिट। हाँ, वो थी। अब प्रोफेशनलिज्म एंड मनी ने उसे, आई विल नॉट से, आई डोंट हैव अदर वर्ड, इसलिए बोल रहा हूँ कि करप्ट कर दिया है। डिफरेंस आ गया है अब हमारे नेचुरोपैथी के डेफिनेशन में। वास्तव में ये बहुत ही सरल डेफिनेशन है एक्चुअली। हाँ, एकदम। प्रकृति के साथ आदमी जीते जीते प्रकृति से डेविएट हुआ, उसे वापस प्राकृतिक जीवन की ओर ले जाए वो प्राकृतिक चिकित्सक। इतना सरल होना चाहिए। तो आप समाज के बदलाव देख रहे हैं, कैसे हमारा रहन सहन बदल रहा है, और चिकित्सा में तो खास तौर पे इतनी चीज़ें आ गई हैं, अब अलग अलग थेरेपी है, मतलब माइंड कंफ्यूज हो जाता है। और अब इंस्टाग्राम की वजह से तो ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आपको पर्सनली आप पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, तो आपको कौन से रोग हैं जो कॉमन आम तौर पे दिख रहे हैं आजकल? कॉमन से ज़्यादा आपके आपके लिए मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, अलार्मिंगली शूटिंग अप, और जिसके बारे में अब लोग चिंतित भी नहीं है, उतना आम होते जा रहा है, वो है कैंसर। आप समझिए, आज से 20 या 30 साल पहले शायद, आई मे बी हाइपोथेटिकली सेइंग, बट डिस्ट्रिक्ट में 5-10 केस होते थे, उससे ज़्यादा कैंसर के केस नहीं होते थे। आज आप अपने 100 रिलेटिव्स के नाम लिख लीजिए और उसमें से 20 से 25 घरों में कैंसर है। इतना वाइड स्प्रेड है और लोगों ने आसानी से उसे एक्सेप्ट कर लिया है। उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रस्तुत किया जाता है। उसका ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली एंड बिल्कुल। कॉम्प्लिकेटेड है। डायग्नोसिस भी बहुत कॉस्टली हाँ, है एक्चुअली। एंड बिलीव मी, ये थोड़ा बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, पर 10,000 में से, आई एम नॉट टॉकिंग, एवरेज निकालना हो तो 100 से निकालते हैं, यहाँ 10,000 में से 50 सर्वाइवर या चैंपियंस निकलते हैं। वो कैसे बचते हैं, नोबडी नोस, वरना तो उसका रिप्लिका हो सकता है। कौन कैसे ठीक हो जाता है वो 50 लोग, इट इज़ समथिंग स्टिल मिस्टीरियस। पर उन 50 का नाम लिख के 1 लाख लोगों की लाइन उस जिसने भी वो ट्रीटमेंट की है वहाँ लग जाती है।
बट इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। So why do you think the prevalence is so high now? क्या what is the contributing factor? जैसे एक बात बताइए, देखिए हमारी गवर्नमेंट की एड है, तम्बाकू बिल्कुल, मत वो खाओ, हर पिक्चर के हर पहले। पिक्चर हो, वो हाँ, इतना गंदा पिक्चर होता है कि देख के आपको 2 मिनट तो बिल्कुल। तम्बाकू खाने वाला भी तम्बाकू साइड में रख देगा, इतना गंदा कैंसर का वो है। सीधा रिलेशन बताते हैं कि भाई ये तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। मैं कहता हूँ दैट इज अ हाफ नेकेड ट्रूथ, नॉट कंप्लीट ट्रूथ, क्योंकि तम्बाकू छोड़ने के बाद भी ये कैंसर होता है। मैं आपको एक छोटा सा एक सीन दृश्य बता के आपको बताऊंगा। मान लीजिए कोई 7 स्टार ऑफिस, 5 स्टार नहीं, 7 स्टार ऑफिस, कि जहाँ पे 100 लोग आपके ऑफिस में बैठे हैं, पर पिन गिरे तो भी सबको सुनाई दे। जी, जी। एवरीबडी इज कम्युनिकेटिंग विथ देयर कंप्यूटर्स, दे हैव देयर ओन स्मॉल क्यूबिकल्स एंड ऑल दैट। यू कैन नॉट मीट द बॉस, आप अपने बॉस को मिल नहीं सकते, मेल ही कर सकते हो। अब इस ऐसे माहौल में जो नया भी नौकरी में लगेगा उसका 20-25 लाख का सालाना पैकेज होगा। एक व्यक्ति अपने बॉस को मेल करता है कि आज मेरी 2 साल की बच्ची की सालगिरह है, बर्थडे है, और मैं दोपहर को जल्दी जाऊंगा। थिंक ऑफ इट। उसको अंदाजा है कि हाँ आएगा। 11 बजे मेल आता है फ्रॉम जस्ट 20 फुट अवे इन अ कैबिन कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट का सबमिशन करके आप चले जाइए। यानी इस बंदे को पता है कि उसकी पूरी टीम 3 दिन तक रात दिन लगी रहे तब भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। मीन्स बॉस इज टेलिंग हेल विद द बर्थडे, यू कैन नॉट गो। अब उसके घर में क्या मेहमान होंगे, बीबी को क्या बात करूंगा, ये सब कश्मकश शुरू हो जाती है। एयरपोर्ट्स की तरह ऐसे 7 स्टार ऑफिसेज में स्मोकिंग जोन होता है, वहाँ जाके वो महंगी सी सिगरेट निकालता है, अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स घूम रहे हैं, and in some mysterious way this tobacco and this stress hormones are someday able to click that cancer cell, and once that cell opens the eye there is no u-turn. It is the lifestyle, it is the stress, is the womb from where cancer born. कैंसर में एक और चीज़ भी देखने को मिलती है, जैसे जो जो लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हाँ, वो ट्रीटमेंट भी बड़ा खतरनाक होता है। मतलब इतना वीकनिंग, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी बॉडी को इस तरीके से झुलस के रख देती है एक तरीके से। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, बट उसमें जो सर्वाइवल केस है, रेशियो है, वो 1, 2 और 3% के आंकड़े में है, उससे ज़्यादा नहीं है। पर उसका जो इकोनॉमिक असर होता है कि शायद वो घर खलास हो जाता है आर्थिक रूप से, बिल्कुल। पेशेंट मुश्किल से सरवाइव होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट द एंड पार्ट द होल फैमिली इज प्रेइंग कि ये जीवन खत्म हो जाए। वो आर्थिक रूप से भी खलास हो गए, इमोशनली ड्रेन हो गए हैं, और अपने खुद के व्यक्ति को इतना तड़पता हुआ देखते हैं। बट दिस इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, इट इज, आई विल कॉल अ इंडस्ट्री जैसे, एंड उसमें क्या कहूँ। लेकिन इसके एक वो विडंबना है कि इसके खिलाफ अगर आप कुछ कहेंगे, हाँ, इसीलिए तो मैं जैसे ये जो वीडियो है, इस पे भी हमें डिस्क्लेमर डालना होगा। हाँ, हम डिस्क्लेमर डालेंगे, लेकिन वो एक इतना पावरफुल एक तरीके से एक पूरा एटमॉस्फेयर है कि आप कन्वेंशनल हॉस्पिटल मेडिसिन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, चाहे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी हों। बट डू यू थिंक फ्यूचर में जाके ये चेंज होगा? नहीं, आप समझिए नहीं, एक्चुअली इसमें लोगों को मैं तो इनवाइट करता हूं कि रीड पूज्यदास जी, वेर ही स्पीक्स अबाउट द 3 बॉडीज, वेर वो कहते हैं कि ये 10% ग्रेस मार्क से वैल्यू बनता है इस शरीर का, 90% जो वैल्यू है वो सटल बॉडी और कारण शरीर का है। आप कारण शरीर और सटल बॉडी के बारे में बिना जाने इस शरीर में जो उभर के आया है उसका ट्रीटमेंट करने जाओगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एंड कैंसर हैज इट्स रूट इन योर मना, स्ट्रेस। ये तो उभर के आया हुआ चीज है। अब एक
जड़ को ठीक करने की बजाय पीले पड़ते पत्तों को आप निकालते जाओ, जैसे एक जगह ऑर्गन में हुआ वो ऑर्गन निकाल दिया, दूसरे ऑर्गन में हुआ वो ऑर्गन निकाल दिया, कितने ऑर्गन निकालोगे एक शरीर में से? बिल्कुल। You have to treat the root cause, and nobody is now having time even or that capability or इच्छा to search for that root cause. वो लाइफस्टाइल में है। बिल्कुल। सबको लगता है कि इस झंझट में कौन पड़े, अब जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वही कर लो। बहुत सारा लाइन है, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, खुशी खुशी आ रहे हैं, फिर कहाँ किसी के मन के ट्रीटमेंट में जाए जहाँ पैसा नहीं है। भाई ध्यान कर लो तो शायद ये रोग आपको नहीं होगा, शायद, फिर भी होता है। यानी इट्स अ मिस्ट्री, टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों होता है ये पता चल जाए तो उसको ठीक करना बहुत आसान है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि हमारे डॉक्टर्स को ना, जो कन्वेंशनल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, उनको अक्यूज़ किया जाता है कि आप गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इट्स लाइक वी कैन सॉल्व एनीथिंग। यस यस। डू यू थिंक दैट इज़ अ डेंजर दैट मेडिसिन इज सकम्बिंग टू के? व्हाई एलोपैथी डॉक्टर्स? आई टेल यू, आप अब तो हर पथी इंक्लूडिंग नेचुरोपैथी वाले यही कहते हैं कि आप बड़े राइट टाइम पे आ गए, थोड़ा देर कर देते तो खैस खलास ही था। अरे भाई, जीवन आप नहीं देते हो, आपको तो ये उनकी रहमत से ये सहूलत मिली है कि आप किसी जीवात्मा के शरीर को ठीक करने का कार्य में उनकी मदद या उनका टूल बन रहे हो। यू शुड बी थैंकफुल। मैंने ठीक किया यानी मैं तो समझता हूँ 10,000 जन्म जुड़ गए। इट्स अ डेंजरस प्रोफेशन। अभी आपने कुछ देर पहले दाजी की 3 बॉडीज़ का डेफिनेशन का थोड़ा जिक्र किया, तो जिन लोगों को पता नहीं है इन 3 बॉडीज़ के बारे में, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखिए, दाजी ये कहते हैं कि योगिक भाषा में वो तो बहुत, पर वो तो बोलचाल की भाषा में कहते हैं। मैं बताऊं, इसको हम स्थूल शरीर कहेंगे, फिजिकल बॉडी। हाँ, डेयरी मिल्क पकड़ लो। जी जी। ठीक है, डेयरी मिल्क में अगर आप किसी बच्चे को बोलो कि किसी गरीब बच्चे को आपका दिल आ गया और उसको आप ले गए, आपने बोला वो ब्लू चॉकलेट दो, क्योंकि वो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसने खाया। हफ्ते भर बाद आप जब उस रास्ते से निकलोगे, उस बच्चे की आंख में आपको देख के क्या चमक होगी? आपका दिल फिर आ गया। उसको ले गए उस दुकान के पास, तो वो क्या बोलेगा? अंकल वो ब्लू वाला चॉकलेट, ऐसा ही बोलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने उस चॉकलेट को खोला, उसको ब्लू कवर दे दिया, वो कैसे देखेगा आपको? यानी ये क्या मजाक है? हाँ ठीक है। अब आप वो चॉकलेट को बंधन में एक बंधारण में रखने के लिए उसमें एक गोल्डन कवर होता है, जी 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 एल्यूमिनियम का। जी। आपने वो निकाल के उसको दे दिया, ही विल अगेन लुक लाइक दिस। क्या कर रहे हो? ही वांट्स अ चॉकलेट, ही डजंट वांट अ कवर। हाँ, सो ये वो पहचान है, वो ब्लू कवर, कि भाई वो ब्लू वाली चॉकलेट दो। आपका स्थूल बॉडी 10% के ग्रेस मार्क के साथ उतना ही वैल्यू है, ये पहचान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वाह। अब जो चॉकलेट है उसे हम कारण शरीर कहते हैं, द सोल, जिसके बारे में लोग सुनते तो हैं, बड़ी बड़े भाषण भी करते हैं, पर कुछ उसको पोषण देने का कभी कोई कार्य नहीं करते। आप सोचो, आपके पास इतना अच्छा बैटरी वाला फोन हो, कुछ सालों तक बैटरी चले ऐसी हो, पर फिर भी यू हैव टू रिचार्ज इट। मैं हर सुनने वाले को ये पूछना चाहूंगा, आपने सही मायने में अपने सोल को रिचार्ज कब किया? ड्रेन ही करते जा रहे हो। एंड बिलीव मी, गीता में सोल की साइज के बारे में उल्लेख किया गया है। अणु से भी वो छोटा है, यानी एटम से भी छोटा। तो ये 70 ट्रिलियन सेल्स का ये ब्रह्मांड, उसके लिए तो बड़ा ब्रह्मांड हो गया। बिल्कुल। और वो अणु से छोटा सेल इस पूरे ब्रह्मांड को बम 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 एनर्जी देते ही जा रहा है। कब तक? उसे भी तो रिचार्ज की आवश्यकता है, उसके बारे में आप सोचते तक नहीं। और ये कारण शरीर और स्थूल शरीर को इकट्ठे रखने वाला सूक्ष्म शरीर चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार का बना हुआ, उसे कभी भी आप परिष्कृत भी नहीं करते हो। कौन सी क्रिया आपने
अपने सूक्ष्म शरीर को परिष्कृत करने के लिए की, उस पे सब एठवाड़ यानी डरबीज डालते जाते हो, डालते जाते हो, तो वो चिल्लाएगा। और फिर मन अपने पास कुछ नहीं रखता, वो सब कुछ आपके स्थूल शरीर पे डाल देता है। तो जैसा आपका संस्कार होगा उस प्रकार का रोग आपके शरीर में उग निकलेगा। अब आप वो शरीर यानी सबसे लोअर ग्रेड पे आई हुई 3 शरीरों का शरीर है। जैसे मान लो कि किसी रोग लग गया है रूट्स के अंदर बड़े वृक्ष के, और आप पीले पड़ते पत्तों को निकालते जाओ, वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जी जी जी, वो तो बस यही है। कॉस्मेटिक एक यही तरीके से। यही होता है। दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग। आपकी अप्रोच के बारे में मैंने सुना है कि बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच है कि आप एक अप्रोच लेते हैं कि अगर आपको चिता तक पैदल जाना है, मतलब चलते हुए जाना है, तो मेरे साथ 7 दिन बिताओ। ये मेरे प्रोग्राम का टाइटल है, चिता तक चलते जाना हो तो 7 दिन मेरे साथ रहो। बिल्कुल। सी अगेन आई टू टेक द, आपने बहुत अच्छे, बहुत ही बेतुके और बहुत ही बड़ू के दुश्मन का नाम लिया है, कैंसर। उसी का बेस लेके मैं आपको समझाता हूं। सी, कैंसर जन्म लेता है आपके स्ट्रेस के वूम में, पर उसको जिंदा रखने के लिए, उसको बढ़ने के लिए जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे अभी एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है, ये बताता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चर्ड वाइट शुगर है वो उसे ग्रो करने में बड़ा मदद करता है। कैंसर को? यस, यानी जो शुगर अगर आप कम कर दो तो बशर्ते, हाँ इसमें एक लाइन तो आपको अब हर सुनने वाले को, मैं बोलूं या ना बोलूं बोलते ही जानिए, बशर्ते मैं स्ट्रेस ना लूं। सो स्ट्रेस इज लाइक द मोस्ट बिगेस्ट द फैक्टर, अंडरलाइनिंग बेस जिसके ऊपर ही ये रोग जन्म ले। इस रोग की बात छोड़ो साहब, मैं तो धड़ल्ले से कहता हूं ऑर्थोपेडिक डिसीज, यानी मैं गिर गया, मेरी हड्डी टूट गई, वो एक डिसीज हो गया, उसको डिसीज बोलो तो डिसीज हो गया। और दूसरा जेनेटिक डिसीज, एक बच्चे को, 3 साल के बच्चे को इंसुलिन की इंजेक्शन लगे, उसने क्या चीनी खाई होगी, कुछ नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है। करेक्ट करेक्ट। टाइप ए डायबिटीज, इन सब को साइड में रख दो तो बाकी सब रोग, फिर आपका हुआ डायबिटीज, आपका थायराइड, आपका नी पेन, आपका कमर पेन, ये सब आपके मन में से ही उगते हैं। मन चंगा कथरोट में गंगा, शरीर गंगा, सच बता रहा हूं। एंड ये जो दाजी कहते हैं, पूज्य दाजी, कि हर हमारी संस्कृति के शब्दों को डीकोडिफाई कीजिए। क्यों गंगा और इसी तरह के नदियों से ही इसको कंपेयर किया गया है? क्योंकि आपका ये शरीर भी तो 70% 60% पानी है। बिल्कुल। इसको शुद्ध नहीं रखोगे तो साहब लोचा, बड़ा लोचा है। हाँ, फिर भी कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जो मदद भी करते हैं, जैसे लहसुन, वो उसको सही तरीके से यूज किया जाए, बशर्ते, वो शब्द तो बोल ही लेना है मन में कि बशर्ते मैं स्ट्रेस ना लो। तो ये संभावना है कि आपके कैंसर सेल्स, हर व्यक्ति में, आप में, मुझ में, और जिनको कैंसर हुआ है सब में कैंसर सेल्स है। आप में और मुझ में उन्होंने आंख नहीं खोली है, उस व्यक्ति बेचारे जिसको हुआ है उसके शरीर में आंख खोल दी गई है, इतना ही अंतर है, तो वो आंख नहीं खोलेगा। दूसरा एक है आंवला, ये लहसुन से भी ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा मैं कहता हूं। अगर आप 12 महीने किसी ना किसी फॉर्म में आंवला लेते हैं, फ्रेश ले, जूस निकाल के लें, 12 महीने आंवला नहीं मिलता, जी, उसका जी। पाउडर ले, त्रिफला ले, रसायन चूर्ण के रूप में ले, मुरब्बा भी बनाते हैं कुछ लोग। मुरब्बा, पर उसमें शुगर बहुत आती है। पर ना, ट्राई कीजिए, क्योंकि च्यवनप्राश में भी शुगर बहुत आता है, पर जी, वो जी, पक जी। जाती है, ये बता अलग बात है। पर किसी भी फॉर्म में अगर आप उसको लेते हैं तो अगेन स्ट्रेस न लेने पे कैंसर सेल आपके शरीर में, कैंसर सेल ही क्यों, बहुत सारे रोग आपके शरीर से परे रहेंगे। दैट इज़ सो इनक्रेडिबल कि स्ट्रेस का इतना महत्व है हर डिजीज़ में। और आप जैसे ये लहसुन और आंवला की बात कर रहे हैं, आजकल के समय में
लहसुन भी अलग अलग वैरायटी के आने लगे हैं अब। कभी कभी हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ कहीं विदेश विदेश का लहसुन होता है, वो इतना बड़ा होता बड़ा है। होता है। तो और आंवला भी तरीके के मिलते हैं। तो ये चुनने में भी हमें ध्यान देना होगा क्या? देखो, एक तो क्या है कि जैसे हम बताते हैं कि वेजिटेबल्स में बहुत सारा पेस्टिसाइड्स वगैरह घुस गया है, ये है, हम कहाँ तक लड़ेंगे? वेरी हम ट्रू। हम नहीं लड़ पाएंगे, हमें उसको एक्सेप्ट करके चलना है। फिर भी लहसुन जब आप खरीदने जाओ, बड़ा हो या छोटा, उतना देखना है कि उसके रूट्स हो। हम्म। लहसुन की जो दड़ी होती है उसके ऊपर रूट्स होते हैं, वो रूट्स वाला ले, वो लोकल होता है, थोड़ा अच्छा माना जाता है। चाइनीज़ लहसुन का आप रूट्स नहीं देखोगे। एक और चीज़ आपने अभी बताया कि लहसुन किस तरीके से लिया जाए। आई मीन लोग कहते हैं कि छुरी से काटा हुआ या नहीं छेदा नहीं हुआ। साहब, आप मान लो, लोग ये, आप बहुत अच्छी बात आपने पूछी। लोग जनरली क्या करते हैं कि हमारे यहाँ को खाने में भरपूर लहसुन प्याज खाते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है। ना 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 ना, लहसुन को दवाई की तरह खाना है, हम्म। यानी कच्चा। अब ये बड़ा मुश्किल है, कच्चा लहसुन चबाना ही आदमी सोच लेगा ये गलत है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ये नहीं कहता खाओ, इवन खाने में आप जो डाल रहे हो उसका 10-15% तो मदद मिलती है, बट 10-15% इज नॉट अ बिग अमाउंट। कितना खाओगे आप? और उससे जो गर्मी बढ़ती है, और इवन जो सेंट्स होते हैं वो कहते हैं, कई सेंट्स की उससे तामसिकता भी बढ़ती है, तो दैट इज़ ऑल्सो हैविंग अ वजूद इन इट। जब तक आप ये 5 पॉइंटों को क्रॉस नहीं कर चुके हैं तब तक आपका फूड, आपकी मेंटालिटी, आपके एटीट्यूड पे असर डालता ही है। ये सत्य है, ये सत्य है। तो लहसुन कैसे लिया जाए? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, तो 3 या 4 या 5 कली, और वो आप जो बड़ा वाला बोलते हो उसकी 2 या 3 कली लहसुन जी को जी जी। सुबह कूट लीजिए। ठीक है? छुरी से नहीं काटना नहीं है। नहीं, कूट ही लो। हम्म। उसमें जो एक बहुत ही मैजिकल तत्व है वो एलिसिन है, और वो 2 कंपाउंडों से बनता है, और ये 2 कंपाउंड लहसुन में अलग अलग सेल्स में अलग अलग जगह रहते हैं। अगर आप पूरा लहसुन, हमारे कहीं चाइनीज़ में पूरा लहसुन की कली होती है, हम खाने में भी आ जाता है तो निगल जाते हैं, इट वोंट बेनिफिट यू। हम्म। उसको बहुत बारीक काटो तो वो सेल्स का स्ट्रक्चर टूट जाता है, वो 2 कंपाउंड मिलके वो बन जाता है एलिसिन। या उसको पेस्ट बना दो जी तो जी अपने जी। आप वो मिल जाता है। दैट इज द वंडर थिंग, वंडर एलिमेंट इन अ लहसुन। और वो जब आप इंजेस्ट करते हो, मानिए 5 कली आपने एक कटोरी में पानी में घोल दी, तो हल्का सा आधा कटोरी पानी हुआ, दवाई की तरह खप लेके पी लिया, बस काम हो गया आपका। दातून करने से पहले ये 1 कटोरी ले लो, उसके ऊपर नींबू का एक प्रयोग है, बहुत ही सटीक। नींबू जनरली हम खटाई के यूज़ में करते हैं और सिर्फ नींबू के रस को यूज़ करते हैं। जी जी जी। नींबू का मेन गुण उसके छिलके और उसके बीज में होता है। बीज तो हम फेंक देते हैं, छान बीज तो देते अब छिलका कौन खाएगा? हैं। बिल्कुल। एक जमाने में हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में नींबू का अचार बनता था, और वो नींबू गल जाने पे हम छिलके के साथ खाते थे। वेरी ट्रू। इवन उसमें रहा हुआ बीज भी लोग खा जाते थे। अब वो अचार तो आजकल की लाइफस्टाइल ने नमक की वजह से और शुगर की वजह से फेंकवा दिया है, और वैसे ही हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो क्या करेंगे? तो नींबू का एक बहुत अच्छा प्रयोग मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ। रात को नींबू काट लीजिए, 2 बड़े गिलास, आपका घर में पानी पीने का जो बड़ा गिलास ग्लास होता होता है है, जी जी। उसके अंदर वो नींबू भिगो दीजिए। अब सुबह जब 7-8 घंटे बाद छिलका, बीज, नींबू सब उसमें वो पानी में रहे हैं, उस पे ब्लेंडर घुमा दीजिए, यानी छिलका भी क्रश हो गया, बीज भी बीज क्रश भी हो क्रश गया, हो गया, नींबू जी। भी क्रश हो गया, जी जी जी। एक रस हो गया। उसमें 4 और गिलास पानी मिला के उसको छान लीजिए। मिलाने के बाद छानना है। नाउ यू हैव एक नींबू के बीज, छिलके और नींबू के 6 बड़े गिलास पानी। वो शरबत भी नहीं हुआ, किसी कंजूस के घर में भी ऐसा शरबत नहीं बनेगा। सुबह लहसुन के पानी, लहसुन लेने के साथ साथ आप घर के 3 मेंबर ये 2-2 गिलास पानी ले लीजिए। सबसे पहले आपके शरीर को छोड़ के
माइल्ड या मेजर कॉन्स्टिपेशन होगा वो चला जाएगा. एंड कॉन्स्टिपेशन इज अगेन द क्रेडल जिसमें कैंसर बड़ा पलता है. आई वॉज अबाउट टू आस्क यू दैट, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो डिजीज़ हैं वो भी बहुत कॉमन है. आई मीन इवन यू नो, एंड एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग सम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है. या तो कॉन्स्टिपेशन है, या डाइजेस्ट फूड नहीं होता है, या इवैक्यूएशन नहीं होता है सुबह. तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. व्हाई हैज़ इट इंक्रीज्ड, डू यू थिंक? स्ट्रेस. स्ट्रेस अगेन? हाँ, अरे आप समझो, आपका मूड, कोई चिड़िया होता है, चिड़िया समझते हो ना? जी, जी. यानी चिड़चिड़ापन रहता है, हाँ. गुस्सैला रहता है व्यक्ति. अरे मैंने सोचा चिड़िया जैसे नहीं नहीं, वो मैं उड़ने समझ वाली. गया, मेरी हिंदी वो गुजराती वाली हिंदी है ना, इसलिए. तो वो चिड़चिड़ापन वाला व्यक्ति, इरिटेटेड, हाँ, चिड़ोकला कहते हैं. चिड़ुकला व्यक्ति, उसका हम बोलते हैं यार दिमाग गर्म रहता है. ना जी ना, उसका पेट खराब है. आपका मूड आपके गट बैक्टीरिया से रिलेटेड है. हमारे शरीर में हमारे वजन के 10% वजन के गट बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया का कल्चर रहता है. वो कम हुआ, उनका रहना सहन ठीक ठाक नहीं रहा, वो उनकी कॉलोनी बिगड़ी और आपका मूड बिगड़ा. पेट अच्छा, आदमी अच्छा. सही बता रहा हूं. इट इज सो इंटरेस्टिंग. और उसकी कॉलोनी को बहुत अच्छे रखने के लिए आपको प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स लेना होगा. लहसुन इज वंडरफुल प्रीबायोटिक. प्रोबायोटिक में दही वगैरह सब आता है. हाँ. पर लहसुन वो काम बहुत अच्छे से करता है. अब आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है उसको अच्छा रखने के लिए ये नींबू का पानी आपको काम करेगा. और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. जैसे अभी आपने मुझे ये अच्छी चाय का कप दिया है, थैंक यू अगेन फॉर इट. ठंडी हो गई होगी आपकी. कोई दिक्कत नहीं, ऐसे गर्म पीनी भी नहीं चाहिए, दांत को प्रेम करते हो तो. लोग हमारे यहाँ प्राय उठते के साथ, कई लोग तो बिना ब्रश किए और कई लोग ब्रश करके सबसे पहला चाय का कप पकड़ते हैं. जी जी जी. मैं उन सब को प्रणाम करके, नमन करके रिक्वेस्ट करता हूँ, ये घातकीपना अपने शरीर के साथ न करे. आप अपने शरीर का दुष्कर्म कर रहे हो शरीर के साथ. फर्स्ट थिंग, टी नहीं होना चाहिए. आपका पीएच लेवल बिगड़ जाता है इससे. एसिडिक, इट इज एसिडिक. हाँ, तो अब ये नींबू पानी ले लीजिए जो मैंने अभी बताया, वो लहसुन ले लीजिए. कुछ नहीं तो 2 गिलास पानी पीने के बाद इसको लीजिए. इसको अगर पहले लिया तो आप अपने शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हो. एंड इट इज़ नॉट इवन, ये प्राचीन भी नहीं है हमारे. अंग्रेज ले आए हमने और उन्होंने भी चाय की बिक्री बड़ी करने को फ्री में बांटा पहले. हाँ. रेलवे स्टेशंस में हमने सुना है कि फ्री में बांटा ताकि लत लग जाए लोगों को. और देखिए क्या लत लगा दी है कि अब तो चाय ऐसे है कि सोचो, बहुत ऐसा सुनने में आया है कि बहुत पैसा दे के कॉफ़ी की मेडिसिनल वैल्यूज़ बनाई गई है. कॉफ़ी इस तरह लोगे तो ये रोग में काम आएगा. बट अल्टीमेटली कैफीन आपके शरीर के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता. बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि 2 ड्रिंक लोगे वो भी अच्छा है तुम्हारे लिए, 2 पैग विस्की लो. अरे मैं कहूँ एक बार नागिन को चूम लो. तो क्या अब ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं क्या? सो ट्रू, सो ट्रू. तो आपने जो अभी बताया ये बहुत प्राचीन काल से लहसुन, नींबू, इन सब का उपयोग हो रहा है हमारी संस्कृति में. तो आपको क्या लगता है कि हमारे प्राचीन काल में ना तो माइक्रोस्कोप था, ना तो ऐसा डेटा एनालिसिस था जैसे आज है, लेकिन ये ज्ञान कहाँ से आया? साहब, बिलीव मी, एक तो यू हैव टू बिलीव, एक ऐसे ही एक कल्ट है, एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी का एक कल्ट है, ये मानता है कि दिस थिंग्स वर हैंडेड ओवर टू अस बाय सम हायर बीइंग्स. अब इसको मानना ना मानना अलग बात है. लोग उसको यूएफओज कहते हैं, ये कहते हैं. हमारी संस्कृति में आप चले जाओ तो द गॉड्स, देवताओं ने ये हमारे प्राचीन ऋषियों को गिफ्ट दी. आप अगर देवताओं की बात कर लो, हु वर दे?
देवता, राक्षस, किन्नर, गांधर्व, थे, इनको हम बड़ी भूल से ह्यूमंस मान लेते हैं। हम्म। हमारे जो लेखक थे अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रंथ के, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते थे, कतई नहीं, और बड़े विद्वान थे। अगर इन्होंने अलग नाम दिया है तो वो अलग प्रजाति थी, एंड दे वर लिविंग विथ अस। यह अलग विषय हो जाएगा, आज हम मेडिसिन विषय की बात कर रहे हैं। पर बिलीव मी, जैसे अश्विनी कुमार, वो कहाँ से आए थे और कैसे आए थे। इवन धन्वंतरी, चर्निंग ऑफ द ओशन, मैं ये पूछता हूँ कौन सा ओशन चर्न हुआ था देवता और राक्षसों के द्वारा, और कहाँ से क्या उभर के आया था। द यंगेस्ट पहाड़ है, दिस इज अ थियरी आई एम पुटिंग, राइट और रॉन्ग मुझे नहीं पता, पर शायद जो यंगेस्ट पहाड़ है वो उसी में से उभर के तो आया है, हिमालय। बिल्कुल। तो ओशन वहीं था, उसी को चर्न किया गया। आप सोचो, एक ओशन को चर्न करने की मशीनरी जिस लोगों के पास थी, वो पूर्वज थोड़ी थे हमारे, उनके पास तो थी नहीं। धन्वंतरी वहीं से आया है, Another उन्हीं में से race निकला of है। Yes, beings. another race of beings, and it is said that even if you decode the religions, आपको पता चलेगा कि every religion says, even Christianity says, God made humans out of his own image. ऐसा ही कुछ है, कहते हैं ना। बिल्कुल, शायद मैं बिल्कुल। वो शब्द थोड़े इधर उधर नहीं, हो ऐसे गए, ही पर कहते यही हैं, बात है। Man is made in God's image. God image। God's own image. हाँ, तो गॉड कौन? इवन आई टेल यू, मैं आपको महाभारत कोट करता हूं। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, जब वो 14 साल एक्साइल में थे, महाभारत के युद्ध से पहले का काल था कि युद्ध होने वाला है, आप अपने पिता इंद्र स्वर्ग चले जाओ और वहां से देवायुध ले आओ, सम डिवाइन वेपन्स ले आइए। करेक्ट, करेक्ट। नाउ ही स्टार्ट्स वॉकिंग। आप सोचो, स्वर्ग जाना है आपको, एंड ही नोज द वे एंड ही स्टार्ट्स वॉकिंग। रथ या कुछ भी लेके वो निकल पड़े। वो हिमालय में गए, यहाँ तो है ही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको शिव मिले, जो उनके साथ लड़ाई करते हैं, और शिव के सामने वो हार जाते हैं, और फिर शिव उनको पशुपास्त्र गिफ्ट करते हैं। ये सब स्टोरी है, पर इसको डिकोड करके पढ़ो। दाजी जो कहते हैं ना, हमारी संस्कृति को एक अलग अंदाज से देखने का प्रयत्न तो करो, वैज्ञानिक प्रयत्न करो। आप चलते चलते स्वर्ग जा रहे हो बॉस, आपने हिमालय क्रॉस किया। आप हिमालय क्रॉस करोगे तो या तो मिडल ईस्ट जाओगे या चाइना जाओगे, जी जी, है ना। दोनों ही जगह पिरामिड्स है, जिसके बारे में अभी भी कोई नहीं बता सकता किसने बनाया। बाबूजी सेज इन वन ऑफ द विस्पर्स, they were made by them whom you call the aliens. And अगर कोई नॉन अभ्यासी से सुने तो हु इज बाबूजी? भाई, आप अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी के साथ पिरामिड्स नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। उसमें जितना साइंस है उतना साइंस तो अभी भी एसिमुलेट नहीं कर पाओगे। तो वो है, और वो किस पर्पस से बने हैं, नोबडी नोज। नोबडी नोज। सो आप हिमालय क्रॉस किए, चाइना में गए। चाइना का जो मेडिसिनल ज्ञान है वो हमारे आयुर्वेद से भी ऊंचा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो आई से दैट वाज द स्वर्गा, द देवताज वर लिविंग देयर, मे बी इन टिबेटन प्लेटो, और टिबेटन प्लेटो क्रॉस करके चाइना में कहीं रहते रहे। वहां से वो मिले और देवायुध लेके वापस आ गए। सो फैसिनेटिंग, इट्स सो इंटरेस्टिंग, ये सोच के भी। यानी ये सब सोचो। जी जी जी। इस तरह से आप देखोगे ना तो पता चलेगा कि बहुत ही कोडेड वे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे यहाँ बताई गई हैं। सेम ऑफ जब दाजी ने बीच में, पूज्य दाजी ने बताया था यंग जनरेशन को कि हमारी संस्कृति के जो चिन्ह हैं, जैसे बिंदी लगाना, बंगड़ी पहनना, उन सब के पीछे जो विज्ञान है उसको निकालने का आप प्रयत्न कीजिए। आई वाज सिटिंग देयर, बट आई वॉज एन एल्डरली पर्सन जैसा था, तो हम सब जो बैठे थे वही बहुत ही स्पैरिशली उन्होंने वहाँ उनकी ओर देखा और बोला हम सब की ओर के आप अपने विषयों के बारे में भी छानबीन कर सकते हो।
आई मेडिटेटेड, मेरा विषय क्या, मैं तो एक शिवाम्बु चिकित्सक हूँ, ऑटो यूरिन थेरापिस्ट हूँ, नेचुरोपैथ हूँ। एंड वन डे आई वॉज गोइंग थ्रू ये तुलसी विवाह जो होता है, अभी अभी गया है। तुलसी विवाह आई एम नॉट फेमिलियर विद, तो आप थोड़ा मुझे बता दिए। तुलसी की शादी हुई थी एक राक्षस के साथ, हम्म, एंड ये उसका नाम था जलंधर। इतना पावरफुल बंदा था कि देवता उसके सामने कभी जीत नहीं पाते थे। एंड उसको बचा के रखने में जो ऐसा उस स्क्रिप्चर में लिखा है कि तुलसी का सत पतिव्रता था, वो काम आता था। अच्छा। वो उसका कवच था हाँ। हर बार। अब देवता थक गए थे इससे, तो वो विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु कहते हैं चलो ठीक है, आप एक काम करो, एक आखिरी बार उससे युद्ध करो। दे वर ऑल अफ्रेड, इंद्र एंड ऑल वेर। हार चुके थे पहले। हाँ, पहले हार चुके हैं। बोले नहीं भगवान अब नहीं। बोले एक बार मेरे कहने से करो। वो करते हैं। द स्टोरी इज वेरी लॉन्ग, मैं उसको बहुत ही नटशेल में हाँ, बर्ड आई summarize व्यू में करिए। बता रहा हूँ। और विष्णु रूप बदल के जलंधर का रूप लेके 6 महीने से पति लड़ने गया है, तुलसी के घर में आते हैं। नाउ सॉरी, तुलसी एक नॉर्मल वुमन की तरह, हस्बैंड आए तो आपके हृदय में एक उर्मी सी जागृत होती है ना, जी जी माई जी। हस्बैंड केम, हम्म। वो भाव उसके भाव में आता है। एंड वो सटल भाव आने पे भी उसका पतिव्रता डाइल्यूट होता है, और वहां इंद्र जलंधर को हण पाता है। ओह। शी इज सो पायस कि वो इमीडिएटली जान जाती है कि ही इज नॉट माई हस्बैंड। हम्म। सो वो चल लेती है। एंड शी सेज कि मैं आपको श्राप दे देती हूं, जो भी हो मेरे सामने प्रकट हो। एज विष्णु यू आर। विष्णु आ जाते हैं और कहते हैं कि ही ट्राइज टू एक्सप्लेन थिंग्स, बट उनको वो शालिक पत्थर के रूप में बनवा देती है। हम्म। देन द स्टोरी गोज एंड अल्टीमेटली ही रिगेन्स हिज फॉर्म एंड वो सब है। एंड देन तुलसी भी शायद अपना देह छोड़ देती है, बट टू ग्लोरीफाई हर पायसनेस, शालिग्राम का शादी तुलसी से किया जाता है। हम्म। विष्णु, शालिग्राम इज विष्णु, तुलसी इज दिस इज तुलसी विवाह। अब ये लोग व्रत रखते हैं, ये करते हैं, पर इसके पीछे कोडेड फॉर्म में बड़ा साइंस है। आप सोचो, किसी का नाम जलंधर कैसे हो सकता है? जलंधर इज वन ऑफ द डेडलीस्ट डिसीज। आपके शरीर में जब जल दूषित होता है और आपके ऑर्गन्स के बाहर के कवर में जो भराना शुरू होता है, वो आपका पेट फूल जाता है, उसे जलंधर कहते हैं। 3 बार पानी निकाल सकते हो साहब, चौथी बार तो आप डेथ इज श्योर। दिस इज जलंधर, द नेगेटिविटी ऑफ द वाटर इन द बॉडी। आप सोचिए, वो जलंधर है। एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वाटर इन द बॉडी इज शिवाम्बु, शिव आम्बु। शिव मानी कल्याणकारी, आम्बु यानी जल। जो जल कल्याणकारी है वो शिवाम्बु। और इस जल भरे वेसल को ठीक रखने का कार्य, बंधन में रखने का कार्य, स्वच्छ रखने का कार्य, बल देने का कार्य एक ही वनस्पति, दिव्य वनस्पति कर सकती है, वो है तुलसी। दिस इज द हिडन मैसेज इन इट। आपके घर में अगर तुलसी रखोगे तो उसमें से ऐसा तैली द्रव्य छूटता है कि आदमी को, ह्यूमन बीइंग्स और एनी बीइंग विच हैज चेतना इन इट, कॉन्शियसनेस इन इट, उस चेतना को हार्मफुल बैक्टीरियास और वायरस उस अमुक एरिया से वो दूर रखता है। इवन इट हैज एन इफेक्ट ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ पर्सन पासिंग थ्रू इट। दाजी, पूज्य दाजी बहुत ही सटीकता से कहते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडीज के जो 3 पार्ट है वो लूजली फिटेड है। पत्थर में वो आप समझ ही ना पाओ उतने फिटेड है। एनिमल्स और प्लांट्स में कुछ और जुड़े हुए हैं, पर ह्यूमंस में तो बहुत लूजली फिटेड है। तुलसी में भी शायद लूजली फिटेड है। आप सोचिए, हमारी संस्कृति में तुलसी का क्यारा
आंगन के बीचों बीच रखा जाता था। आप पुराने पिक्चर्स देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हमारे पुराने घरों में हाँ, अभी भी है। जिसमें एक बड़ा आंगन होता था, एक गेट में से आदमी आता था और क्यारा ऐसे बनाया जाता था 2 फीट 2.5 फीट की ऊंचाई पे कि उससे गुजर के ही आदमी आता था। कोई व्यक्ति इस घर के लिए नेगेटिविटी लेके आ रहा है, तुलसी से पास हुआ और उसकी नेगेटिविटी तुलसी एब्जॉर्ब कर लेगी। उस तुलसी का रख रखाव कौन रखेगा? घर की गृहलक्ष्मी, घर की जो बुजुर्ग औरत होती है या जो गृहिणी होती है, वही रोज उसको पानी देगी। जी, ये जी, हमारी संस्कृति में है। यानी जिसके हृदय में घर के हर व्यक्ति के लिए प्रेम है, वही खाना पकाती है, वही उसको बल देगी। बहुत ही गहरी संस्कृति है हमारी साहब। ऐसे ही ऊपर छल्ले तौर पे आजकल के लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए। यू हैव टू मेडिटेट यूजिंग द हार्ट चक्रा। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। और इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये नॉलेज सबके पास है नहीं। और नहीं, लोग उसकी ओर रुझान नहीं रख रहे हैं। क्योंकि और चीज़ें इतनी डिस्ट्रैक्ट करती हैं और इतनी इजीली अवेलेबल हैं आजकल हमारे फ़ोन पे। इंस्टाग्राम रील आप स्क्रॉल करते रहो तो उसी में पूरा दिन गुजर जाता है। तो आई थिंक जस्ट दिस स्टडी, आपको क्या लगता है, यू मस्ट बी मीटिंग यंग पीपल ऑल्सो, डू यू थिंक दैट दिस नॉलेज इज सेफ और इज इट बीइंग लॉस्ट? मस्ट वी टेक स्टेप्स टू सेव इट? नहीं, इतना भी बुरा नहीं है यूथ हमारा। मैं कईयों को मिलता हूँ एंड दे आर इंटरेस्टेड, बिलीव मी। मैं ऐसे यूथ को मिला हूँ हमारे मिशन में, हमारे मिशन से बाहर, वो आर इंटरेस्टेड, जेन्यूनली इंटरेस्टेड इन रियल साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग द मेडिटेशंस। आई एम नॉट टॉकिंग पीपल हु आर ओनली फॉलोइंग हार्टफुलनेस मेडिटेशन। आई हैव मेट पीपल हु आर डूइंग अदर टाइप ऑफ मेडिटेशन at the age of 20-21 with a scientific attitude मेरे जीवन, and they have a बहुत ही एक ठहराव, उनमें जो ठहराव महसूस होता है, एक समथलता महसूस होती है, वो एक बुजुर्ग में भी नहीं पाई जाती है। सो दिस आर द पीपल who will take this science forward. There is nature working, believe me. तो आपको अब अगर हार्टफुलनेस की बात पे आए, सहज मार्ग की बात पे आए, तो आपको आध्यात्मिकता का रुझान बचपन से था? ये कैसे? अरे नहीं साहब, क्या बात करें। मैं तो अपनी मम्मी को प्रिसेप्टर के वहाँ रखने जाता था। अच्छा, वो अभ्यास करती थी तो आप वो छोड़ने मम्मी जाते? पापा अभ्यास करते थे हम्म। और कॉलेज में था, रखने जाता था। एंड आई यूज टू टेल लाइक दिस टू माई मदर कि तुम्हारे गुरु हर माँ बोलती है कि भाई आप प्लीज आओ, हाँ, ध्यान करो, अच्छी चीज बांटना चाहती और है। अपने बच्चे को तो देना चाहेगी। एंड आई यूज टू मॉक टू हर कि किसी गोरी मेम से शादी करनी होगी ना, तब मैं तुम्हारे गुरु से मिलने आऊँगा, क्योंकि वो तो शादियाँ कराते हैं। हाँ, और ओवरसीज लोग भी आते थे उनके हाँ, पास। हाँ। हाँ। तो आई यूज टू ड्रॉप हर बिलो द फ्लैट ऑफ मेवाबेन, और मेवाबेन अग्रवाल करके जी, जी, प्रिसेप्टर थे, जी। और वो सिटिंग लेके आती थी। मैं वहीं काकरिया के पास रहते थे, मैं उनको लेके आता था। एक दिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई वाज इन अ लो मूड, आई वाज वॉकिंग अराउंड दैट लेक, समथिंग मिस्टीरियस हैपेंड एट टिल दिस डेट आफ्टर 32 years। मुझे नहीं पता मैं क्यों उनके घर गया। दैट लेडी नेवर आस्क्ड मी क्यों आए हो। उन्होंने कहा बैठो, मैं बैठा, कल फिर आना, कल फिर गया, परसों फिर आना, परसों फिर गया। एंड आफ्टर अ वीक आई सेड ओ तेरी, मैंने अभ्यास शुरू कर दिया। इट्स स्टिल अ मिस्ट्री टू मी, इट लुक्स ऑड शायद, बट बिलीव मी, अब उस दिन से आज तक मैं मानता हूँ, nobody ever joins heartfulness on his own will. Everybody is selected by the higher masters and drawn to the mission by in one or other way. हर एक के पास अपनी स्टोरी होगी, किसी की रोचक होगी, किसी मेरे जैसी मिस्टीरियस होगी, कुछ भी होगी, पर everybody is brought here. Nobody walks here. दाजी का एक वाक्य मैं आपको धड़ल्ले से कहना चाहूँगा। मैं उस वाक्य को सोने के अक्षरों में मैंने अपनी डायरी में लिखा है
देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन लाइफ। हम्म। आपको लग रहा है कि कुछ आकस्मिक आपके जीवन में हुआ है, दे आर वेल प्लान्ड बाय द यूनिवर्स। दिस सीम्स आकस्मिक, पर आकस्मिक नहीं होता है कुछ। कुछ अच्छा भी हुआ वो भी आकस्मिक नहीं है, कुछ बुरा भी हुआ वो आकस्मिक नहीं है। अल्टीमेटली आपके ओवरऑल बीइंग, कारण शरीर के लिए जो अच्छा है उसकी ओर आपको धक्का मारते जाता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स ने आपको नेचुरोपैथी की तरफ कैसे? आप सोचो, मैं तो रेलवे में नौकरी करता था। अच्छा, आप रेलवेज में थे पहले? हाँ, गोधरा में पोस्टेड था, और तब ऐसा था कि 3-4 दिन बाद मुझे नौकरी के लिए बुलाया जाता था। जॉब इस प्रकार का था कि यू आर कॉल्ड, हैड अ लॉट ऑफ टाइम, एंड वन डे वन ऑफ माय फ्रेंड, उसको लेके मुझे एक नेचुरोपैथी संस्था में जाना पड़ा इन बड़ोदरा। मुझे अच्छा लगा, वो साइंस ल्यूर किया। उससे पहले मैं एक्यूप्रेशर और वगैरह के विज्ञान में काफ़ी डीप गया हुआ था। So I asked that person and he very very friendlily invited me. उन्होंने बोला आप सैटरडे संडे पढ़ने आ जाओ। और ये जॉब ऐसा था कि मैं आराम से 3.5 साल तक पढ़ा, वीकली क्लासेस। फिर 2009 में 6 महीने का छुट्टी लेके इंटर्नशिप पूरा किया, और इस तरह से 3.5 साल का कोर्स करके दूसरे ही साल से मैं तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाता था। पढ़ाई करवाना जैसे एक डीएनए स्ट्रक्चर में घुला हुआ है। वाह वाह। फिर आपने हार्टफुलनेस ट्रेनिंग भी शुरू करी, लोगों की हार्टफुलनेस ट्रेनिंग। हाँ, तो ये साथ साथ मतलब दे वर कॉम्प्लीमेंट्री द? यस, दे वर कॉम्प्लीमेंट्री, बिलीव मी। आई विल से, जब आप कोरी स्पिरिचुअलिटी लेके जाते हो ना, तो इट इज़ द अदर पर्सन फाइंड्स हार्ड टू एक्सेप्ट एवरी। आप सोचो, जो भी लोग मैं बोल रहा हूँ यहाँ आए हैं, उनको वो हार्टफुलनेस ऐसा सोच के आए कि हमने अपनाया। मेरा कहना अभी भी सुनने वाले मानेंगे नहीं कि वो उनको ड्रॉ किया गया है। हमें वो होता है कि मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है। पर नोबडी हैज केम हियर फॉर गॉड रियलाइजेशन। मुझे स्ट्रेस था, मुझे तनाव था, मेरे घर में तकलीफ थी, मेरा इनर एनवायरनमेंट ठीक नहीं था। मम्मी पापा ने हाँ, कहा हाँ, तो कर लिया। तो कर लिया। पर अल्टीमेटली कुछ ऐसा था, नोबडी इज हियर फॉर गॉड रियलाइजेशन। साहब मान लीजिए, व्हाट आई वाज टेलिंग, कि हाउ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री नेचुरोपैथी एंड हाँ। सो जब मैं बात करता था ना, तो मैं पहले शरीर ठीक करने की बात करता था कि भाई आप ये नींबू पानी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, एंड धीरे से बोलता था कि बिना स्ट्रेस को दूर किए नहीं कर पाओगे। तो ये मेडिटेशन आपको स्ट्रेस को दूर करने की दवाई के रूप पे कर लो। स्ट्रेस और रिलीफ। वो गोली आराम से लोग गले से उतार लेते थे। सी, जो व्यक्ति आपके शरीर को मदद कर रहा है बिना कोई अपेक्षा के, उसकी बाकी की हर बात आप सुनोगे। बिल्कुल। मैं तो प्रिसेप्टर्स को कहता हूं कि इक्विप योरसेल्फ विथ सच थिंग्स विच विल बी हेल्पफुल टू द अदर पर्सन्स लाइवलीहुड नहीं, पर लिविंग थिंग, लाइफस्टाइल को मदद करे। ऐसी कोई हुनर आपके पास हो तो आपको ध्यान सिखाने में बड़ी सहूलत रहेगी। और आपके पास बात करने का विषय भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज स्टार्ट दैट्स ऑल के अलावा अगर आप कुछ नहीं बोलते हो तो बंदा आपसे बोर नहीं हो जाएगा। सो ट्रू, सो ट्रू। ये नेचुरोपैथी का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है। आपने पहले शुगर की बात करी, और शुगर का तो आजकल सब लोग कह रहे हैं, और वाइट शुगर खास तौर पे लोग कहते हैं कि इट्स वेरी हार्मफुल, एंड यू आल्सो सेड दैट इट्स प्रमोट्स कैंसर सेल्स ग्रो विथ वाइट शुगर। सो अब ऑप्शंस भी आ जाते हैं, फिर ब्राउन शुगर आने लगी है, जैगरी आने लगी है, स्टीविया आने लगा है। देखो, एनीथिंग मैन्युफैक्चर्ड इज डेंजरस। एक वर्ड समझ लो, जहां मनुष्य ने हाथ डाला ना, वो चीज बिगड़ गई। अच्छा। तो गुड़ ठीक है, गुड़ का पाउडर ठीक है, हाँ। भाई वो अल्टीमेटली शुगर केन के रस को गर्म करके उसको ही ठंडा होने दिया, उसमें केमिकल नहीं मिला रहे, कुछ नहीं मिला रहे। मान लो थोड़ा बहुत मिला भी दिया तो बहुत अनहार्मफुल है।
वाइट करने के लिए, वो करने के लिए। अब तो काला गुड़ भी लोग खा लेते हैं, जी जी, बिना पर मसाले। फिर शुगर फ्री टैबलेट, ये इज अ प्योर केमिकल। सो ट्रू। ठीक है, मैं आपको बताऊं 5 सिम्टम्स ऑफ कैंसर। फिर मैं कैंसर पे आता हूं। हर कैंसर के व्यक्ति को, फिर वो 5 साल का हो या 95 साल का, कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। हर कैंसर पेशेंट के जीवन में वो संभाल ना पाए ऐसा स्ट्रेस होगा ही होगा। मेरी बात समझिएगा, संभाल ना पाए। एक 10th का बच्चा फेल हो जाता है 2 बार, और कई बार हमारा सोसाइटी ने उतना बड़ा हाइप करके रखा है एजुकेशन के मार्क्स को, हवा बना दिया। हवा बना दिया है कि वो सुसाइड कर लेता है। मेरे ज़माने में पूरा मार्कशीट फेल होने पे, 0-0 आने पे पिताजी की 4 थप्पड़ खाने को मिलती थी। 2 घंटे रो लो और फिर खेलने चले जाओ। माँ शाम को खाना भी दे देती थी। ट्रू। तो आज तो आदमी, बच्चा सुसाइड कर लेता है। बिल्कुल, यहाँ पुरानी तक- पिक्चरों में हम देखते हैं कि पास होने की पार्टी हो रही है। हाँ। आज तो 99 ना मिले और 95 मिल जाए तो लोग रो रहे हाँ, हैं। रो रहे हैं। यानी आपने क्या क्या स्ट्रेस कहीं से बाहर से कहीं आता है, आपने ही खुद पैदा कर, लाइफस्टाइल डिसीज बना लिया उसको। तो न हैंडल कर सके ऐसा स्ट्रेस, उस बच्चे का ये स्ट्रेस, और मानो कि एक 100 करोड़ के व्यापारी है, उसका 100 करोड़ डूब गया। ये दोनों में कॉमन चीज़ है, अब वो हैंडल न कर सके ऐसा स्ट्रेस उनके जीवन में आ गया और वो बता भी नहीं पा रहे। ये ऐसा हर कैंसर पेशेंट के जीवन को खरोद के देखिए तो कोई ऐसी बात मिलेगी जो वो 1.5-2 साल से झेल रहा है। अलग विषय हो सकता है, कई बार तो एकदम अनोखा विषय भी हो सकता है जो उसके शरीर पे स्ट्रेस डाल रहा है, मन पे स्ट्रेस डाल रहा है। उसके कारण उस कॉन्स्टिपेटेड होता है, उसका वाटर इनटेक बहुत लो हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल धीमे 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 कम होता जाता है। यानी स्ट्रेस में आने वाला व्यक्ति एक्सरसाइज करना छोड़ देगा जाने अनजाने में, एंड देन बात खत्म। सो ट्रू। सो टू क्योर इट, टू कीप इट अवे, ऑक्सीजनेट योरसेल्फ, ये कहते हैं। कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक करते रहो, 5 प्राणायाम जो हमारे मशहूर हैं वो कीजिए, या ब्रीदिंग के अलग अलग टेक्निक्स आते हैं, जापानीज टेक्निक्स, इवन हमारे इंडिया में 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग वगैरह है। जी जी कुछ भी कर लीजिए, जी। पर अपने आप को एक्स्ट्रा ऑक्सीजनेटेड रखिए। कैंसर सेल को आँख खोलने में बड़ी दिक्कत होगी। पानी प्रचुर मात्रा में पीते रहिए। जैसे मैंने लेमन वाटर बताया, मानो 2 ही हस्बैंड वाइफ पीते हैं तो 3-3 ग्लास सुबह ही पी लेंगे, तो काफ़ी पानी से ही शुरुआत हुई। फिर दिन भर में आपने 5-6 ग्लास तो आपने पी लिए, तो आपने अपने आप को हाइड्रेट रखा। एंड स्ट्रेस न रखते हुए जंक फूड से दूर रहिए। मैदा बहुत ही गंदी चीज है, सबसे मुश्किल है ये, क्योंकि सब जगह जंक फूड इतना प्रचलित है। मतलब और शुगर, ये 2 चीजों से दूर रहिए। कोका कोला, बर्गर, पिज्ज़ा। वासी चीज, वासी, हाँ। मेरी डेफिनेशन सुनिए वासी की। सुबह की रोटी घर की बनी हुई, हाँ, शाम को खा ली तो बासी नहीं है। जिसने रात देखा वो बासी, ओवरनाइट कुछ। जिसने नाइट देख ली वो बासी। और वो बासी चीज आपके शरीर में सडन, SUDDN, सडन नहीं, सडन, सड़ा पैदा करती है ओवर अ पीरियड ऑफ 20-25 ईयर्स। अभी भी आप नहीं पकड़ रहे हो। मेरे साथ यही होता है। आप बिस्किट का पैकेट लो, उसने रात देख ली। आप नमकीन का पैकेट लो, उसने कई रात रातें देख ली। देख ली। यानी एक सिंपल सा रूल आप रखोगे कि जिसने रात देखी वो चीज़ मैं नहीं खाऊंगा, तो आपका 70% खाना बंद हो जाएगा। ट्रू। बाजार का हर चीज़ आप छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। जाने अनजाने में, और आप स्वस्थ रहोगे। दैट इज सच अ गुड पॉइंटर एंड गुड बेंचमार्क टू कीप ना, कि ये, और एक्चुअली सब कुछ खत्म हो जाएगा, चॉकलेट वॉकलेट सब। जिसने रात देखा वो बासी, और बासी चीज़ मैं नहीं खाऊंगा। जी जी। एक ही
दो चार ऑप्शंस है, जैसे खाखरा, वो आप ले सकते हो। जिसने एक्सेस हीट देखा है तो आप अच्छा। बोलोगे कुकीज ने भी तो एक्सेस हीट देखा है साहब, पर वो घर का बना हुआ अच्छा प्रेम से बना हुआ इमोशन तो नहीं है ना उसमें। सो ट्रू, सो ट्रू। और आजकल तो पाम ऑयल का बड़ा चलन है, हर चीज़ में पाम ऑयल डालते हैं, और उसका प्रेस में भी काफ़ी निकलता है दैट इट्स वेरी हार्मफुल, क्योंकि उस क्वांटिटी में बनाने को आप यू विल हैव टू यूज़ द सब्स्टिट्यूट दैट इज़ द चीपेस्ट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पिछले 2 साल पहले सबसे बड़ा एक तरीके से हेल्थ स्केयर शायद ओवर द लास्ट 100 years कोविड रहा है। अब बहुत सी उसके बारे में रूमर्स हैं कि ये प्राकृतिक था या अप्राकृतिक था, किसी लैब में मैन्युफैक्चर्ड था ये वायरस या क्या। सुनने में तो ये है सुनने में ये आया है। पर एक चीज सुनिए साहब, नेचर रिपीट्स इटसेल्फ। पिछली सदी देखिए, एग्जैक्टली यही टाइम पे 1918 टू 1920 स्पेनिश फ्लू जो 5 करोड़ लोग मर गए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। विदाउट रिकॉर्ड कितने मरे थे पता नहीं। एग्जैक्टली 100 साल के बाद कोविड आया। हम्म, अगर यही ट्रेंड बना रहा तो वी आर हेडिंग फॉर अ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 आया था। जी 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 और जी। उसके बाद समथड़ता आई थी, पीस आया था एंड ग्रोथ आया था। ग्रेट सेंट्स आर टेलिंग दैट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस सेंचुरी, यानी 2027, 28 या 29 तक आर क्लीनिंग ईयर्स। आई प्रे दैट वो सच ना हो। जी, अभी एज वी स्पीक एक्टिवली 2 जगह तो एक्टिव युद्ध चल ही रहा है। एंड 5 आंकड़ों में लोग मर रहे हैं, वो तो रिकॉर्ड पे है। अनरिकॉर्डेड कितने होंगे क्या पता। तो जैसे ये कोविड का अगर मान लीजिए अप्राकृतिक था, ये लैबोरेटरी में मैन्युफैक्चर्ड था, तो इसमें भी क्या नेचुरोपैथी हेल्प कर सकती है? सुपरबली। ब्रीदिंग टेक्निक्स अपने जीवन में संजो लीजिए। 20 से 25 मिनट आप प्राणायाम करें, आधा घंटा से मोर देन आधा घंटा, 30 मिनट से ज़्यादा चलना है, इतना याद रखें। 45 मिनट 2 टुकड़ों में सुबह शाम करके 1 घंटा चल लो तो बेस्ट। ठीक है। आंवला, हल्दी, गिलोय को अपने जीवन का भाग बना ले। हमारे यहाँ हल्दी का दूध पीना आम बात थी, कौन पीता है अब? जी जी। करिक्यूमिन के 3000 4000 की कैप्सूल्स लाके खाएंगे। अरे यार, घर में हल्दी पड़ी है। स्टारबक्स में टर्मरिक लाटे आजकल मिलता है। यू सी, आई हैव सीन पेरेंट्स, मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो ये बोलती है, दादू येलो मिल्क पीना है। उसकी मदर ने पहले से ये सिखा रखा है, तो वो टेस्ट बन गया उसका। आप बोनवीटा का टेस्ट बना सकते हो तो हल्दी के दूध का भी टेस्ट बनवा सकते हो। बिल्कुल। ये मैं कहना चाहता हूँ। हल्दी लीजिए, आंवला किसी भी फॉर्म में अपने शरीर में रोज डालिए। फिर आप रात को त्रिफला ले रहे हो तो भी आंवला गया 33%। कई कई मैन्युफैक्चरर्स उसमें 50% का प्रमाण रखते। कुछ भी हो, बोथ त्रिफला इज गुड। या आंवला चूर्ण हर खाने के बाद लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। रसायन चूर्ण लेते हैं, उसमें भी आंवला आया। आंवला का जूस लोग पीते हैं, दैट इज गुड। एंड गिलोय, अमृता, ये अपने आप में एक अजूबा है जिसके बारे में बहुत बातें हमारे देश में होती है, पर उतना अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज में अगर ये वनस्पति होती तो ये जैसे एलोपैथी में वंडर ड्रग क्या है, पैरासीटामोल, हर गोली में होता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये उस लेवल का चीज़ है। आप गिलोय की जो बेल होती है उसका इतना टुकड़ा 5 साल 3 साल तक घर में पड़ा रखो, और जैसे ही जमीन में डालोगे उसमें से जीवन तत्व फूटेगा। उसको जीवंतिका कहते हैं, मीन्स अमर। उसमें से जीवन तत्व मरता ही नहीं है। उसका अगर आप सेवन करोगे तो आपके सेल्स में क्या जाएगा? अमरत्व। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मरोगे तो सही जब भी टाइम आएगा। बट जैसे आप कहते हैं कि पैदल चल के चिता तक जाएंगे। yes. पर मेरा कहना है कि ऐसी बहुत, दिस इज नेचुरोपैथी। सिंपल सी चीजें फॉलो कीजिए। हाँ, उपवास कीजिए, दाजी कहते हैं उस प्रकार से। एकादशी कीजिए। अब एकादशी में हमारे यहाँ इंडिया में तांसड़ा भर के बटाका खाते हैं।
पोटैटो का सब्जी खाते हैं। जी जी जी। अरे साहब, एकादशी का स्टोरी तो सुनिए कभी। मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक बार अपने ससुराल कुछ इन चेन्नई गया था, और वहाँ पे वो मुझे 11 दे आर बिलिंग इन सम रिलीजन, आई डोंट वांट टू टेक नेम एंड ऑल दैट, बट वहाँ पे वो मुझे मंदिर में खाने के लिए ले गए थे। एंड वहाँ पे इतना बड़ा बनाना का पान रखा था। वो जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने बोला कि एकादशी में बोला गया है कि भाई आपको पत्ते पे खाना है। तो मैंने बोला पर इतना बड़ा ये फॉरेन का बनाना ट्री है। तो वो बड़े गर्व से बोले, जिग्नेश शेलत आपको देखने में नहीं आया, ये 2 पत्तों को सील दिया है। अब उस पे इतने सारे व्यंजन रखे गए कि अगर 3 दिन तक मैं ना खाऊं तो भी चल जाए। दिस इज 11 और जैसे एक ही बार खाएंगे, पर एक बार में आप 3 दिन का खा रहे हो साहब। जबकि ओरिजिनल वर्डिंग इज तुलसी प्रिया, यानी विष्णु प्रिया पे जितना अन्न आए 36 घंटे में आपको उतना ही अन्न एक बार ग्रहण करना है। विष्णु प्रिया क्या हुआ? तुलसी, तुलसी की लीफ। तुलसी के लीफ पे जितना अन्न समाए वो एक बार ग्रहण करना है, और 36 घंटे। यानी मान लीजिए कि टुडे इज वेडनेसडे, करेक्ट, थर्सडे इज एकादशी, तो आज शाम का मैंने खाना खा लिया, और फ्राइडे मॉर्निंग में जब मैं अपना व्रत तोड़ूंगा सूर्योदय के बाद, तो वो 36 आवर्स हुए, 24 आवर्स का थर्सडे, आज के कुछ घंटे, और फ्राइडे के रात के कुछ घंटे मिला के 12 घंटे हो गए, वो 36 आवर्स पूरे हुए। वो मुझे सिर्फ तुलसी के पात्र को एक बार खाना है। यानी लिटरली यू आर नॉट टू ईट एनीथिंग, दैट्स इट। वाटर फास्टिंग है वो। बिल्कुल। वाटर यू इनटेक इज परमिटेड, बट वाटर इनटेक से लोग ये भी सोच लेते हैं कि चाय पी लेंगे, वो भी लिक्विड हुआ। अरे साहब, उससे अच्छा तो नागिन को चुम लो। आप कैफीन लेते हो, अपने शरीर का बड़ा अच्छे से बेड़ा गर्क करते हो। मत लो। उपवास में चाय, कॉफी, इवन ऐसे मिल्क नहीं लेना चाहिए। क्यों? समझिए। मिल्क के लिए एक वर्ड यूज होता है, कंप्लीट फूड, है ना, इसीलिए तो हम बच्चों को देते हैं। जी जी जी। तो एक कप भी अगर आपने मिल्क लिया तो आपके सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को काम करना पड़ेगा। आपके जो सिस्टम्स है उसमें सबसे बड़ा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां से लेके एनस तक है, उसको पूरा पूरा फंक्शन करने पड़ेगा। उसको तो रेस्ट मिला ही नहीं, तो आपका उपवास आपके शरीर को तो फायदा ही नहीं पहुंचा रहा। दूध नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, हो सके नहीं रह सकते पानी पे तो फ्रूट्स पे कर लीजिए, फिर भी नहीं रह सकते वेजिटेबल सूप बना लीजिए, और सूर्यास्त के बाद जरा भी नहीं ना ले। रोज त्रिफला ले रहे हो, अच्छी बात है, उस दिन 1.5 गुना ले, तो जो मल शरीर ने साफ किया है उसको धक्का मार के निकालने में मदद मिल जाए। या आंवला मिल रहा है तो दुगना आंवला का रस निकाल के पी ले। आपका शरीर आपकी साधना के लिए 5 गुना ज्यादा सक्षम हो जाएगा। नहीं कर सकते तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए डेली बेसिस पे। कुछ भी खाओ 8 घंटे और 16 घंटे फिर खाने को भूल जाओ। सिंपल है। तो ये भी क्या, जैसे आयुर्वेद में वो अलग अलग बॉडी टाइप बताया गया है कि किसी में वात प्रमुख हुआ, किसी में पित्त प्रमुख हुआ, ऐसे कफा प्रमुख हुआ किसी में, तो बॉडी टाइप पे भी निर्भर करता है क्या? इवन इन नेचुरोपैथी डू वी हैव टू कीप इन माइंड द बॉडी टाइप? हाँ, वो रख के करो तो ट्रीटमेंट अच्छा होता है, बट प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने जैसे ओरिजिनल बेस प्राकृतिक चिकित्सा में हम जी जी। हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का ताप और फास्टिंग का उपयोग करके ट्रीटमेंट देते थे। अब एक कफ प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको उपवास कैसे करना चाहिए, या वात प्रकृति का व्यक्ति है उसको उपवास कैसे करना चाहिए, या अलग प्रकृति और भी है उसको उपवास कैसे करना चाहिए, इसकी सोचने की तब जरूरत पड़ती है जब उपवास आपका 72 घंटे से ज्यादा करना हो। अच्छा, 3 डेज से ज्यादा।
कहीं कहीं में शिवाम्बू के साथ 5 दिन का भी फास्टिंग कर लो तो प्रकृति को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने आप में हाईएस्ट टाइप ऑफ पति है जिससे कैंसर ठीक हुए हैं। क्यों हुए, कैसे हुए, ये इसका भी रिप्लिका करना मुश्किल है क्योंकि इट्स अ वेरी मिस्टीरियस डिसीज। तो ये क्या चीज़ है 5 दिन का शिवाम्बू? नहीं, यानी 5 दिन सिर्फ शिवाम्बू पे उपवास, ओह अच्छा। ओनली यूरिन एंड वाटर। हम्म ऐसे 3 दिन भी कर सकते हो। एकादशी में भी आप सिर्फ यूरिन और वाटर लेके कर सकते हो। जैनों में 28 में पानी के साथ एक ही चीज अलाउड है, शिवाम्बू। यानी इट्स अ पवित्र थिंग। हम उसको छी छी करते हैं अंग्रेजों की पढ़ाई में। छी इज डिफरेंट, हाँ दिस इज, हमारे पास दो शब्द है, मूत्र और मल। मूत्र मल नहीं है, डिफरेंट थिंग्स। वो उनके अंग्रेजी में एक ही शब्द है, एक्सक्रीटा, जी 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 वेस्ट मटेरियल। जी। नो 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 साहब, वो वेस्ट नहीं है, इट इज एक्सेस मटेरियल। हमारा बॉडी बैलेंस में रहने के लिए बना है, ये एक्सेस है। आज अभी इस स्थिति में मुझे इतने पानी की आवश्यकता है, इससे ज्यादा है वो मैं डिस्कार्ड करता हूं। उसके साथ अल्टीमेटली वो किससे निकलता है समझिए, व्हाट इज फिल्टर्ड इन योर किडनी? ब्लड, ब्लड है ना? या सो ब्लड में से काफी अच्छी चीजें हैं वो किडनी निकाल लेती है, और जो अंग्रेज बताते हैं वेस्ट, इट इज नॉट वेस्ट, मैं कहता हूं एक्सेस है, वो डिस्कार्ड करती है। बट इट इज प्योर पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड फूड, मोस्ट यूजफुल टू द बॉडी। हाँ के ना? फूड में से ही बना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट इज कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड पार्ट है आपका यूरिन। जब आप लेते हो तो आप किसी विटामिन की गोली से 50 करोड़ गुना ज्यादा पावरफुल विटामिन ले रहे हो। आप ही से शरीर ने बनाया हुआ फूड है। एक कोबरा अपने आप को काट लेगा, मरेगा क्या? उसका जहर अपने शरीर पे तो काम नहीं करेगा ना। तो आपका मूत्र आपके लिए कभी नुकसानदेह नहीं हो सकता। बट ये मतलब लोगों में ऐसा एक प्रेजुडिस है, वो एक्चुअली हमारी एजुकेशन की वजह से शायद, कि ये तो हाँ, जैसे आप वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटा है, गंदा है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का मजाक भी उड़ाते हैं लोग, हाँ, मोरारजी कोला। वो टेल मी, डेथ को कारण मिला था क्या? एट एज ऑफ 99 शायद वो उन्होंने देह छोड़ा था। ठीक है, सुबह, सो द जोक इज एक्चुअली ऑन एवरीबॉडी एल्स। सुबह सर दुख रहा था और दोपहर में शायद उन्होंने देह छोड़ दिया। द डेथ नेवर हैड अ रीजन टू किल हिम। कोई और बड़ा रीजन निकाल नहीं पाया डेथ। तो वही जो आपका प्रोग्राम का शीर्षक है कि चलते चलते चिता तक चिता तक। तो अंत में मैं पूछना चाहूँगा, लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग कहते हैं ना लोग, कि छोटी छोटी सी, और आजकल लिटिल नॉलेज का बहुत चलन है। मतलब ये रील होती है 90 सेकंड की, वो इंस्टाग्राम पे देख के हम सब ज्ञानी हो जाते हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो फेमस है। हाँ, सही बात है। सुबह सुबह सब लोग जो मिला वो फॉरवर्ड किया, और उसका क्या हिस्ट्री है, क्या वो है, वो सब छोड़ो। और आगे जाके तो और भी भयंकर होने वाला है, क्योंकि आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी चल रही है। हाँ, वो कुछ सुना है मैंने, मुझे अभी पता नहीं चला। हमने ट्राई करी एक्चुअली, वो आपकी वॉइस पूरी क्लोन हो जाएगी। हमने मेरी वॉइस पे ट्राई किया था, वो तमिल में फ्लुएंटली बोल रहा हूँ मैं। क्या बात है। सो वॉइस क्लोनिंग हो जाएगी और फेस क्लोनिंग हो जाएगी, आपका लिप मूवमेंट एग्जैक्टली उसी तरीके में, तो आप किसी से भी कुछ भी कहलवा सकते हो। ओहो, तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो इस नेचुरोपैथी का असली ज्ञान कैसे मिले? साहब, प्रकृति से मिलना है। वी ऑल नो व्हाट टू डू। समझिए, भूख लगे तब खाना खाना है, खाने का टाइम हो गया इसलिए खाना खाना है, ये हमें स्कूल ने पढ़ाया। जी जी, घंटी बजी खाना खाओ। हमारा बॉडी सिस्टम कहता है कि जब भूख लगे तब खाना खाओ। फास्टिंग हमारी संस्कृति का पार्ट है। आपके दादा दादी या मेरे, आई एम 54, मेरे दादा दादी जो फास्टिंग करते थे वो सच में वाटर फास्टिंग था, या एक टाइम खा के फिर दूसरे टाइम तो फल तक नहीं खाते थे। दूध तब उनको पोसाता नहीं होगा, तो मैंने देखा है कि दूध भी नहीं लिया जाता था। चाय वो लोग नहीं पीते थे, वो मसाला पीते थे। चाय कॉफी का चलन उनके जमाने में, आई एम टॉकिंग ऑफ 50s 60s में नहीं था।
वो बड़े रईस लोग पीते थे। तो मसाला पिया जाता था। व्हाट इज मसाला? दूध 60%, 40% वाटर, जिसमें सूंठ और गंठोड़ा डाल के 2 उबाल ले लो, वो एकदम डाइजेस्टिव पेय हो जाता है। सोट तो जिंजर हुआ, हाँ, जिंजर। गंठोड़ा क्या हुआ? गंठोड़ा यानी पिपरी मूल, उसका पाउडर बना के उसका उबाल ले लो। ये तो एकदम हेल्दी ड्रिंक हमारे देश का था, वो लेते थे तो वो हेल्दी रहते थे। तो हमारी संस्कृति को फॉलो करना है। तो वहां पे अगर आप 19-20 भी कर लो, 19-20 क्या 10 और 20 कर लो ना, तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आप मैन्युफैक्चर्ड, केमिकल मैन्युफैक्चर्ड चीजों में 19-20 करते हो, तब तकलीफ आती है। तो ये 7 दिन जो आपका प्रोग्राम है, उसमें देखिए तीनों बॉडीज को कवर किया जाता है। बाहर कॉर्पोरेट्स के लोग होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, उनके कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को सही रखने के लिए उनको 7 दिन में 14 तो हार्टफुलनेस मेडिटेशन के सिटिंग्स से गुजारा जाता है। 14 सिटिंग्स, इनिशियल 3 सिटिंग्स और उसके बाद ग्रुप मेडिटेशंस और इस तरह के। उनको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम सिखाए जाते हैं। किचन नेचुरोपैथी के मैं क्लास लेता हूँ, उपवास पे क्लास लेता हूँ, ब्लड और स्लीप साइकिल के ऊपर क्या रिलेशन है उसके मैं क्लास लेता हूँ। कभी आपसे बैठ के उस विषय में भी बात कर सकते हैं कि 11 बजे बाद मोबाइल देखने से 20 साल के बाद कौन सा रोग हो सकता है, और आप कैसे अपने शरीर की सबसे अहम चीज़ ब्लड की पत्थर रगड़ रहे हो। योर स्लीप इज क्लोजली रिलेटेड टू योर ब्लड क्वालिटी ऑफ योर ब्लड। हाँ। बर्ड आई व्यू देता हूँ। आपका हर ऑर्गन आराम लेता है। आप सो जाते हो तब तो मेजॉरिटी बॉडी आराम ले लेती है। आपका हार्ट कब आराम लेता है? कभी नहीं। अरे लेता है साहब, ऐसा विज्ञान कहता है। लव धब के बीच में एक गैप होता है। जी जी जी। दैट इज अ रेस्टिंग पीरियड फॉर योर हार्ट। ब्लड कब आराम लेता है? वो तो 24 घंटे जब तक वो डिस्कार्ड नहीं किया जाता घूमता रहता है, जी जी, भी आराम लेता है। दैट इज 11 बजे से लेके 3 बजे तक आपका ब्लड लीवर की ओर लिया जाता है और लीवर उसे रिजुवनेट करता है। उसको 4 घंटे चाहिए। आप कहोगे बहुत अच्छी बात है। उस तरह 3 बजे के बाद वो कहीं और जाता है, 5 बजे के बाद कहीं और जाता है, अप टू 9 वो खुद रिजुवनेट होता है और अलग अलग ऑर्गन्स को रिजुवनेट करता है। पर इसमें एक बहुत बड़ा तोत्तेर मण का तो है। 11 बजे ब्लड आपका लीवर में चला जाएगा, आपका लीवर बड़ा भी हो जाएगा, बट वो लीवर ब्लड का रिजुवनेशन स्टार्ट नहीं करेगा जब तक कि आप डीप स्लीप में नहीं हो। अब आप सोचो कि आप, कोई सुनने वाले व्यक्ति को बोल रहा हूं कि वो व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है और रात के 1:30 बजे तक वो ज्ञान अर्जित करता रहा जब तक कि उसकी बैटरी नहीं मर जाती। ठीक है, अब हमारे पास वो सेंटली पावर तो है नहीं कि आंख बंद किया और हम सीधे डीप स्लीप में चले गए। जी जी जी। तो आधा घंटा वो लग गया। आप 1:30 बजे तक शायद स्लीप में चले गए, 3 बजे तो ब्लड वो जगह छोड़ देगा, लीवर वो रिजुवनेट हुआ या नहीं। तो 1.5 घंटा मिला, 1.5 घंटे में काम पूरा नहीं हुआ, तो मरा मुरा सा ब्लड है आपका। अब ऐसे आपने 10 साल निकाल दिए, फिर वो बंदा निरुत्साह, थका हुआ, रोगिस्ट, और छोड़िए कितनी नेगेटिविटी गिनाऊं, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही आपने बिगाड़ दिया। फिर क्या नहीं बिगड़ेगा? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो ये सब चीज़ों पे मैं क्लास लेता हूँ। अरे वाह। और रात को एक मूवी दिखाता हूँ। हम मूवी देख में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मूवी में से हम सीख सकते हैं। तो उसमें पहले 5 क्वेश्चन देता हूँ, तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको वो मूवी देखनी है और सोने से पहले उसके जवाब लिख के सोना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम साइंटिफिक वॉकिंग एट 6:30 टिल द लाइट्स आर ऑफ एट 9 o'clock. पीपल आर बिजी। वाह वाह, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम लगता है और मतलब लाभ तो इसके शीर्षक में ही है। अरे देखो, अभी वलसाड़ में दाजी ने 5 स्टार से भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत आश्रम बनाया है। बहुत खूबसूरत। एंड वलसाड़
कि जो हमारे साउथ गुजरात के ZC है उन्होंने इनवाइट किया है ये कार्यक्रम करने के लिए 3 दिन के लिए, 23, 24, 25 सैटरडे दिसंबर। संडे। हाँ, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो दे शुड कांटेक्ट वलसाड सेंटर कोऑर्डिनेटर और ZC ऑफ साउथ गुजरात। जी जी जी, हम एड्रेस लेके, ईमेल एड्रेस लेके भी इस इंटरव्यू पे तो कैप्शन दे देंगे। चिता तक चलते जाना है तो शॉर्ट में 3 दिन मेरे साथ रहना होगा। चलिए, ये तो हमारा तो 1 घंटा भी इतना ज्ञान से पूर्व था। इट वाज रियली अ प्लेजर, थैंक यू सो नहीं, मच। पर मैं सच में बताऊं, मुझे आपसे बात करने से बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आपने जाने अनजाने में मेरे से UFOs की बात करा ली, देवताओं की बात करा ली। जिस विषय पे बोलने से मैं कतराता था ऐसे कैमरा और माइक के ऊपर, उसकी भी बात आपने निकलवा दी। आप में एक ये हुनर तो है कि बंदे के हृदय से उसका हृदय निकाल लेते और फिर भी वो खुशी खुशी थैंक यू करेगा। नहीं साहब, कोई हुनर नहीं, अब तो आपका आभार है पूरा कि आपने समय निकाला अपनी शेड्यूल में से, और होपफुली हम ऐसी श्रृंखला जारी रखेंगे, पक्का। क्योंकि बहुत सारा ज्ञान है, ये 1 घंटे में तो कवर हो नहीं सकता है। थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई। थैंक यू, नमस्ते। Thank you for tuning into this episode of KanaCast. Please follow and subscribe to KanaCast on Spotify, YouTube, and Instagram. Until next time, woof woof.